हेलो डियर एस्पायरेंट्स, फ्यूचर ऑफिसर्स, डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज एबी सिंह। सिंगा क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठंड का मौसम चल रहा है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हमने पहले लेक्चर में पूरा रोड मैप समझा था। हमने देखा था कि कैसे हम इस आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग की सीरीज को कवर करेंगे। आज इस सीरीज का दूसरा लेक्चर है और आज हम लोग इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे कि एक ऐसे का इम्पोर्टेंस क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जम के अपनी तैयारी करेंगे, आज का ये लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऐसे किसे कहते हैं, ऐसे क्या होता है। ऐसे बेसिकली एक शॉर्ट आइडिया होता है, एक केस स्टडी होता है किसी भी चीज़ पे। जब आप किसी भी टॉपिक पे लिखते हैं तो जब आप उसके बारे में ब्रीफली डिफाइन करते हैं, उसके चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एन एसे। It is a short piece of writing that expresses ideas, arguments और personal opinion on a specific topic। ये जो है लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है प्रेजेंट अ केस। तो बेसिकली ऐसे क्या है, जब आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एक शॉर्ट आइडिया देते हैं, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, उसके डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में बताते हैं, दैट इज कॉल्ड एन ऐसे। बट ऑल इज डन इन ब्रीफ। ऑब्वियस ही बात है, आप ऐसे में ऐसा तो है नहीं कि किसी भी चीज के बारे में बहुत कुछ बता पाओगे। आपके पास वर्ड्स की लिमिटेशन होती है ना। किसी भी चीज पे लिखने बैठो तो प्रोज भी, उसकी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, जनरल पॉइंट्स भी होते हैं। तो अगर आप सारी चीजें एक्सप्लेन करने बैठ गए तो आपका ऐसे कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। तो ऐसे क्या है कि जब हम किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज पे शॉर्टली ब्रीफली जब चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, डेट इज कॉल्ड है ऐसे। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है किसी भी चीज के बारे में बताना। और इससे क्या है, क्यों आपको बोला जाता है कि आप ऐसे लिखो, तो सो डैट आपकी उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्या सोचते हो, आपकी थिंकिंग क्या है, आप कैसे उस चीजों को, उस जो भी टॉपिक है जिस पे आपको ऐसे लिखने के बारे में कहा गया है, आप कैसे उसके बारे में दुनिया को बता पाओगे, कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे, आपकी मेंटेलिटी के, आपकी उस टॉपिक से रिलेटेड सोच क्या है, वो सारी चीजों को बाहर लाया जा सके, उन सारी चीजों को समझा जा सके। क्योंकि एक ही ऐसे पे हो सकता है आप कुछ और लिख रहे हो, कोई दूसरा इंसान कुछ और लिख रहे हो। तो इससे क्या पता लग रहा है? इससे ये पता लग रहा है कि सेम टॉपिक पे कोई आदमी नेगेटिव भी सोच सकता है, सेम टॉपिक पे कोई आदमी पॉजिटिव भी सोच सकता है। डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट आइडियाज प्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। इवन वे ऑफ कम्युनिकेशन भी डिफर कर जाता है। सेम ही ऐसे पे अगर आप दो बार, मैं अगर सेम ही टॉपिक पे अगर मैं आपको दो बार ऐसे लिखने के लिए कह दूं, तो हो सकता है दोनों, एक बार आप कुछ और लिखो, दूसरी बार आप कुछ और लिखो, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका माइंड कैसा है, आप किस तरीके से सोच रहे हो, वो डिफर होगा। बट स्टिल अगर सेम पर्सन एक ही ऐसे को लिख रहा है तो थॉट प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहता है। बट हाँ, दो पर्सन लिख रहे हैं तो दोनों की जो थिंकिंग है, जो दोनों की जो उस टॉपिक से रिलेटेड सोच है, वो अलग अलग होगी। तो इसी सोच को समझने के लिए आपसे कहा जाता है कि आप किसी टॉपिक पे ऐसे लिखो। और इसी सोच को आपको ऐसा बनाना है कि जब आप एग्जाम में बैठो, चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम की बात हो, चाहे आप एकेडमी के एग्जाम की बात हो, तो सामने वाला पढ़ के खुश हो जाए। उसके लिए वो आपका जो टॉपिक हो वो आई कैचिंग हो, आपकी जो राइटिंग हो वो आई कैचिंग हो। ऐसा आपको बनाने का काम मेरा है, जो हम इस सीरीज में पूरी तरीके से कवर करेंगे, इस सीरीज में सीखेंगे। अगर टाइप्स ऑफ एसेस की बात की जाए तो मेनली चार टाइप के एसेस होते हैं। डिस्क्रिप्टिव हो गया, नरेटिव हो गया, एक्सपोजिटरी हो गया, और आपका परस्यूएसिव एसे हो गया। देखो, डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, जब आप किसी भी चीज पे समझो कि एक इंसान है, आप उसकी आंखें एक्सप्लेन करोगे, आप उसका चेहरा एक्सप्लेन करोगे, आप उसके हाथ पैर, बॉडी पार्ट्स के बारे में बताओगे, उसकी मेंटल सोच के बारे में, दिमाग के बारे में बताओगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो भी आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए, चाहे वो कॉन्ज्यूम, चाहे वो टच करने लायक है, चाहे वो टच करने लायक नहीं है। जैसे हमारी थिंकिंग को आप टच नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी पार्ट्स को आप टच कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे। जब आप कंप्लीट डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज के बारे में देते हो, देन दैट इज कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे। नरेटिव ऐसे, नरेटिव इज एक कहानी की तरह आपने सुना दिया, किसी भी टॉपिक पे आपने एक कहानी की तरह उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज कॉल्ड नरेटिव ऐसे। ठीक है, ये जो लिखने वाले का पर्सपेक्टिव है उस पर डिपेंड करता है। तीसरा एक्सपोजिटरी एसेस।
जब एक्सपोजिटरी ऐसे में क्या होता है, जब आप डाटा, फैक्ट्स और काफी सारे एग्जांपल्स के साथ, जैसे कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, सारी एलिमेंट्स का यूज करते हो टू एक्सप्लेन द टॉपिक बेसिकली, तब उसे क्या कहते हैं आपको, एक्सपोजिटरी एसेस। इसमें जो होते हैं फैक्ट्स का यूज ज्यादा होता है, स्टैटिक्स का यूज ज्यादा होता है, एग्जांपल्स का यूज ज्यादा होता है। तो इस तरह के एसेस को कहा जाता है एक्सपोजिटरी एसेस। परस्यूसिव एसेस मतलब इसका क्या होता है कि किसी इंसान को कन्विंस करना कि आप ये आइडियोलॉजी को फॉलो कर लो। जब इस तरह का कुछ आपको किसी पर्सन को जब इस तरह की उसकी सोच को डेवलप करना होता है, तब हम लोग परस्यूसिव एसे का यूज करते हैं। मतलब इसमें आर्ग्यूमेंट्स भी दिए जाते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी दिए जाते हैं। जब किसी खास इंसान की जो ब्रेन वॉश करना हो, उसको एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करने पे मजबूर करना हो, या उसको ऐसा बना देना कि इस इंसान ये ऐसे पढ़ करके वो कन्विंस हो जाए आपकी बात से, देन दैट इज कॉल्ड परस्यूसिव एसे। रिफ्लेक्टिव एसेस मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस पे होते हैं। किसी कोई आदमी जब अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, हो सकता है कोई चीज़ अच्छी हो बट किसी दूसरे इंसान के लिए वो उसका एक्सपीरियंस बुरा रहा हो, और वो जब ऐसे लिखेगा देन दैट मतलब उस किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो एक इंसान का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे जब वो आदमी उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें लिखता है, देन दैट कम्स अंडर रिफ्लेक्टिव एसे। और कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, जब हम किसी एक चीज़ को बाकी चीज़ों से कंपेयर करते हुए, डिफरेंट सिमिलैरिटीज ये सब चीज़ों पर डिस्कस करते हुए ऐसे को लिखते हैं, देन दैट कम्स अंडर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एसेस। ठीक है, टाइप ऑफ एसेस को देख लिया कौन कौन से होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एसे, नरेटिव एसे, एक्सपोजिटरी एसेस, परसुएसिव एसेस, रिफ्लेक्टिव एसेस एंड कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एसेस। फिर आता है क्या इंपॉर्टेंस क्या है ऐसे का। अगर ऐसे की इंपॉर्टेंस की बात करें, ऑब्वियस सी बात है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को ये बढ़ाता है। क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे बढ़ाता है सर, जब आप ऐसे लिखते हो तो डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करते हो, उसके कल्चर एस्पेक्ट को, उसके सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ग्लोबल, हिस्टोरिकल, कितने सारे एस्पेक्ट्स को आप कवर करोगे। स्पेशली अगर यूपीएससी के एसेस की बात करो तो 1200 वर्ड में आपको लिखना है। बॉडी पार्ट में आपको काफ़ी 70 to 80% जो पार्ट होता है बॉडी पार्ट में होता है। जब 1200 वर्ड्स में आपको अगर एसेस को लिखना है तो 8 to 900 जो आपका वर्ड्स होंगे वो बॉडी पार्ट में होगा। अब इतने बड़ी बॉडी को जब लिखना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको डिफरेंट डायमेंशंस को टच करना होगा। आपको उसके सोशल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, कल्चरल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, नेशनल हो गया, है ना, पॉलिटिकल हो गया, बहुत सारे डायमेंशंस को आपको टच करना होगा। तो जब आप इतने सारे डायमेंशंस को टच करोगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये आपकी थिंकिंग जो है उस चीज से, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी सोच है उसको बदल करके रख देगा। आप बहुत ही डीपली एनालाइज कर पाओगे चीजों को। तो ये आपकी थिंकिंग में काफ़ी चेंजेस लाता है, उसको इम्प्रूव करता है। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी ऑब्वियस सी बात है, जब आप चीज़ों के बारे में बेटर जानोगे तो आप कम्युनिकेट भी बेटर तरीके से कर पाओगे। आप देखो 4 लोगों की भीड़ जमा है, वहाँ पे अगर कोई इंसान है जिसको चीज़ों की नॉलेज डीप तरीके से है, उसको चीज़ों की अच्छी नॉलेज है, तो 4 में से 3 लोग जब वो बोलेगा तो बाकी सारे लोग उसे सुनते हैं। वो बेटर तरीके से अपनी बात को रख पाता है, वो कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर पाता है। और ये कब होगा, जब आप ऐसे राइटिंग करोगे तो डिफरेंट डायमेंशंस को टच करोगे, डिफरेंट डायमेंशंस को टच करोगे तो डिफरेंट चीज़ों, उसके डिफरेंट चीज़ों को लेकर के आपकी जो थिंकिंग है वो भी बढ़ेगी। जब थिंकिंग बढ़ेगी तो आप कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर पाओगे। और इवन सिर्फ एक टॉपिक से रिलेटेड नहीं, जब आप एक खास टॉपिक पे ऐसे लिख लेते हो, डिफरेंट डायमेंशंस को देख लेते हो, तो आप कोशिश करते हो कि बाकी की चीज़ें भी हो, बाकी भी जो दुनिया में चीज़ें हो रही हैं उनसे भी रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके भी डिफरेंट डायमेंशंस को टच करें। तो स्लोली स्लोली कहीं ना कहीं ये आपके अंदर इम्बाइब हो जाती है ये हैबिट, और बाकी के टॉपिक्स को भी आप क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से बाकी जो जनरल टॉपिक्स होते हैं उन पे पकड़ मजबूत होती है, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका सोसाइटी में जो एक दर्जा है वो बढ़ता है ना। करियर के लिए रिलेवेंट, आपका रेलेवेंट तो है ही, चाहे यूपीएससी की बात करो, चाहे आप इवन जनरल एग्जाम्स की बात करो, है ना। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, यूपीएससी में क्या होता है, आपका जो जीएस पेपर होते हैं, ठीक है, जीएस पेपर में आपका कहीं ना कहीं 72 एवरेज मार्किंग होती है। अगर आपने बहुत अच्छा लिखा तो 100 की जगह आप 110, 115 और 120 ले लोगे।
थोड़ा एवरेज लिख दोगे, 90 95 ले लोगे। बट अगर आपने एसए में काफी अच्छा स्कोर किया तो आपका मार्क्स 140 तक चला जाएगा, बेकार किया तो 70 80 पे अटक जाओगे। तो 60 टू 70 मार्क्स का गैप तो यहीं पे आ जा रहा है। इस गैप को फिल करने के लिए लोगों को चार जीएस पेपर लग जाएंगे, तब जाकर के ये गैप फिल होगा। तो जितने भी पब्लिक सर्विस एग्जाम है उनमें तो इसका रेलेवेंस है ही, साथ ही साथ जो एकेडमिक्स के एग्जाम होते हैं वहां पे भी काफी एकेडमिक्स में या आपके ऐसे राइटिंग पे फोकस किया जाता है। साथ ही साथ जब आप जॉब में चले जाओगे वहां भी आपको काफी नोटिंग और डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना होगा। अरे आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में कर जा रहे हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आपको नोटिंग का काम करना ही होगा। यहाँ तो आपके मार्क्स कटते हैं ना, वहां गलती करोगे तो वहां पे कुछ अलग तरह की चीजें हो जाएंगी। आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में चीज़ों को डिज़ाइन करना होता है, किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी टेंडर का, तो काफ़ी सारी चीज़ों को देखना होता है, काफ़ी डायमेंशंस को टच करना होता है। कोई भी नई मशीन आ रही है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसे आपको अपने डिपार्टमेंट में डालना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाना है, तो उसके हर डायमेंशंस को आपको देखना होगा। तो ये ऐसे राइटिंग का जो सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है, चाहे यूपीएससी की बात करो, चाहे किसी और एग्जाम की बात करो, ये ऐसी ही नहीं है। इसका यूज़ है आपकी जॉब में भी। तो करियर में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है आपका ये ऐसे राइटिंग वाला सेगमेंट। उसके बाद की फॉर एकेडमिक सक्सेस, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी एकेडमीज में आपका आज भी ऐसे राइटिंग को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। स्टार्टिंग में ही बताया, किसी भी टॉपिक पे आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो सोच है, उसको समझने के लिए अगर वो समझना है एग्जामिनर को तो ऐसे लिखवा लेगा आपसे, पता लग जाएगा आप क्या सोच रहे हो। आप शायद बोल ना पाओ उतना आप लिख दोगे वहाँ पे। कभी आपने ये चीज़ फील की होगी कि आप, हो सकता है आप एग्जाम से पहले कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते होगे, जनरली आपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये चीज़ फील की होगी कि आप जब पढ़ के गए तो बहुत सारी चीज़ें आपको लगता है सर ये भी छूट गया, वो भी छूट गया, ये भी छूट गया, वो भी छूट गया, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठो तो आप काफ़ी सारी चीज़ें लिखते चले जाते हो, है ना। अचानक से बहुत सारी चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती है। क्यों आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप किसी एक चीज़ को टच कर रहे हो, किसी एक चीज़ को वहां पे याद कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड बाकी चीज़ें भी याद आ रही है, और यही आपकी सोच है। इसी को तो ऐसे के थ्रू कोई भी एग्जामिनर देखेगा कि आपने क्या लिखा, क्या सोच है आपकी उस टॉपिक से रिलेटेड। चलो अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि व्हाट शुड बी द आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे। इंपॉर्टेंस को समझ गए, क्या क्या होता है, आपकी थिंकिंग को बढ़ाता है, ऑब्वियस सी बात है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको इंप्रूव करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाता है, करियर के लिए रेलिवेंट तो है ही, और एकेडमिक स्किल्स में भी काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले देखो, कोई भी ऐसे होता है ना, मेनली 3 पार्ट में ही डिवाइड किया गया है। क्या क्या? इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट, एंड आपका कॉन्क्लूजन। देखो, अब इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा, सबसे पहले तो वो इंट्रोडक्शन ही पढ़ेगा ना। इट्स लाइक द फेस ऑफ योर बॉडी। जैसे आपका चेहरा है, वैसे ही इंट्रोडक्शन भी किसी ऐसे का फेस है। जब आप किसी इंसान से मिलते हो तो बोलने से पहले सबसे पहले वो आपका चेहरा दिखता है, आप किस तरीके से आपने अपने आप को मेंटेन किया है ना। अब बिल्कुल भद्दे तरीके से रहोगे, थोड़ा भी मेंटेन नहीं रहोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बात करने से पहले आपकी जो एक इमेज बनेगी सामने वाले के माइंड में, वो बेकार बनेगी। सिमिलर पे इंट्रोडक्शन भी है। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छा लिखा तो जो एक इमेज बनेगी एग्जामिनर के माइंड में, चेक करने वाले के माइंड में, कि नहीं इस बंदे के पास नॉलेज है, इंट्रोडक्शन इतना अच्छा है, मतलब आइडिया है टॉपिक का। तो इंट्रोडक्शन इज जस्ट लाइक द फेस ऑफ एन ऐसे, यही फेस रिप्रेजेंट करेगा आपकी एंटायर आने वाले पार्ट को। तो इंट्रोडक्शन अच्छा होना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन टॉपिक से रिलेटेड रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि टॉपिक कुछ और दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन आपने कुछ और ही लिखा हुआ है, जबरदस्ती बस उस इंट्रोडक्शन को इम्बाइब घुसाने की कोशिश की है उस टॉपिक में, उस ऐसे में। ये नहीं होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए कि आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, वो आपके एग्जाम्पल से, चाहे आप इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल रखो, चाहे आप फैक्ट रखो, चाहे आप कुछ भी केस स्टडी रखो, कुछ भी रखो, वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए,
क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए। इंट्रोडक्शन का जो प्रोपोर्शन है वो 10 to 15% ही होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि पूरे लंबा चौड़ा 10 पेज का इंट्रोडक्शन ही लिख दो ना, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी ऐसे में 10 to 15% का आपका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, 70 to 80%, ठीक है, 72 या 60 to 80% मान लो, 60 to 80% आपका बॉडी पार्ट है एंड 10 to 15% आपका अगेन कंक्लूजन पार्ट है, ठीक है, 70 to 80, सॉरी, 70 to 80% जो है बॉडी पार्ट है एंड कंक्लूजन भी आपका 10 to 15% है, ठीक है। तो दिस शुड बी द प्रोपोर्शन कि 10 to 15% क्या हो गया आपका इंट्रोडक्शन, 70 to 80% बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन शुड बी 10 to 15%। इंपॉर्टेंस क्या है ऐसे का, एक बार इंट्रोडक्शन का जरा देख लें। ग्रैब अटेंशन एंड सेट्स द टोन फॉर द एसे, इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक विद द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और द कंटेक्स्ट। ये अटेंशन जो भी पूरे एसे में जो आप लिखने जा रहे हो, सामने वाले का अटेंशन अट्रैक्ट कर लेना चाहिए, सामने वाले का इंटेंशन बनाए रखे, ऐसा इंट्रोडक्शन हो। कोई भी गाना प्ले होता है, अगर स्टार्टिंग में धुन अच्छी नहीं लगती है तो कभी कभी हम लोग स्किप कर देते हैं ना, यार सुनने में मजा नहीं आ रहा है। तो आपका वो जो स्टार्टिंग वाली जो टोन है ना, वही इंट्रोडक्शन, वही रोल प्ले करता है। तो टोन ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को बस वो मंत्र मुग्ध हो जाए कि अब तो आने वाला जो होगा वो अच्छा ही होगा। ends with a clear thesis statement that outlines the main argument or the purpose। हाँ, इंट्रोडक्शन का जो एंडिंग होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो आपने टॉपिक देख रहे हो उससे रिलेटेड होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आपको टॉपिक वाले लाइन को मेंशन नहीं करना है, बट उसके एंड में आपको इस तरीके से मेंशन करना है कि हेंस, है ना, आपने जो भी एग्जांपल दिया हेंस दिस इज द, और वो स्टेटमेंट आप बोल सकते हो कि हाँ ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है, आपने जो टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड हमारा इंट्रोडक्शन है, जब आपको एंड करना है इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन पे हम लोग और डिटेल में डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में, जब हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं, किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, टॉपर्स की कॉपी का एनालिसिस करेंगे, तब हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में और चीजें जानेंगे, ठीक है। फिर अगला टॉपिक आता है बॉडी पार्ट। आई थिंक दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर एसे। 70 to 80% जो पोर्शन है होता है वो बॉडी पार्ट ही कवर करता है। तो यहाँ पे आपको सारे, आपको साम दाम दंड भेद सब कुछ आपको अपनाना होता है। यहाँ पे आप एग्जांपल्स डालो, यहाँ पे आप अपने फैक्ट्स डालो, यहाँ पे डेटा डालो, डिफरेंट डायमेंशंस जनरेट करो। हाँ, वो डायमेंशंस कैसे जनरेट होंगे वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। डायमेंशंस कैसे जनरेट होंगे वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन बॉडी जो पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एसे का, ठीक है। यही तो मेन आइडिया है, जिस जिस यही तो वो पोर्शन है जहां पे मेन आइडिया बताना है आपको। आपको एग्जामिनर को कन्विंस करना है कि आप जो लिख रहे हो वही सबसे बेस्ट है। बॉडी अगर अच्छी हो गई तो आपको समझो कि आप जीत गए अपनी जंग को, अपने मार्क्स वाली जंग को। अब आपने इंट्रोडक्शन अच्छा लिख दिया, बॉडी में आप बिल्कुल लिथार्जिक वे में आपने टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, तो डू यू थिंक कि आर यू गोइंग टू गेट गुड मार्क्स? नहीं मिलेंगे अच्छे मार्क्स। बॉडी में फ्लो मेंटेन होना चाहिए, फ्लो ऐसा होना चाहिए जैसे पानी की धारा, है ना, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। तो आईज, आपकी जो एग्जामिनर की आंखें हैं वो ऐसी, मतलब बॉडी का फ्लो इस तरीके से होना चाहिए कि एक बार एग्जामिनर की आंखें अगर पढ़ने बैठे तो बिल्कुल लास्ट में ही जाके खत्म हो। डिफरेंट जो डायमेंशन जनरेट होते हैं, डिफरेंट जो टॉप पैराग्राफ्स होते हैं, उनके बीच में जो फ्लो होता है वो काफी अच्छे से मेंटेन किया होना चाहिए। तो डेट कम्स अंडर बॉडी पार्ट। elaborates on the thesis with evidence, examples and logical arguments, explores multiple perspectives if required, contain multiple paragraphs each addressing a specific point or subtopic. Tip: maintain a logical flow between paragraphs. 20 to 80% of this, 20 to 80% पार्ट जो होता है आपका बॉडी ही कवर करता है। फिर आता है आपका कंक्लूजन वाला पार्ट। कंक्लूजन क्या है? एक कहावत है ना हमारे देश में, अंत भला तो सब भला, बस वही वाली बात है। आपने बॉडी मेहनत की, आपने इंट्रोडक्शन अच्छा लिख दिया, आपने बॉडी पार्ट अच्छा लिख दिया, कंक्लूजन ही अच्छा नहीं लिखा,
तो अंत भला तो तभी सब भला होगा, है ना। अंत ही भला नहीं किया तो भाई कहीं ना कहीं एग्जामिनर के दिमाग में रह जाएगा कि इस इंसान के पास प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने की भी चीजें हैं, कि इसको पता है कि सब कुछ ये दिक्कत चल रही है, बट इसको ये नहीं पता कि इसको सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि कंक्लूजन में क्या कर रहे हो, आप समराइज कर रहे हो एंटायर एसे को, आप उसको बता रहे हो कि देखो मैंने ये चीजें लिखी हैं, वहां पे आप कुछ अच्छे आइडियाज दे रहे हो, है ना। जो भी प्रॉब्लम चली आ रही थी बॉडी पार्ट में आपने एक्सप्लेन किया, डिफरेंट डायमेंशंस को बताया, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को बताया, सारी चीजों को बताया, और लास्ट में जाकर के आप क्या कह रहे हो उससे एग्जामिनर से कि यार वो लास्ट में जाके आप हिल रहे हो, आप जाके डगमगा जा रहे हो, आप कंक्लूजन ही नहीं दे पा रहे हो, तो एग्जामिनर के दिमाग में क्या जाएगा कि इस आदमी के पास प्रॉब्लम्स तो हैं बट उनको सॉल्व करने के लिए एक अच्छा कंक्लूजन नहीं है, मजा नहीं आया। तो कंक्लूजन छोटा होना चाहिए बट इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए ना। एक लाइन भी लिखो ना कंक्लूजन का, तो ऐसा लिखो कि सामने वाले को लगे कि नहीं, अगर इसने इंट्रो से लेकर के बॉडी पार्ट में सब कुछ देखा है तो इसके पास सॉल्यूशन भी बहुत सॉलिड है, ये चुटकी बजा के ही पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इस तरह का आपका कॉन्साइज और क्रिस्प कंक्लूजन होना चाहिए। इंपॉर्टेंस की बात करें तो समराइजेस द मेन पॉइंट्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज, reinforces the thesis and leaves a lasting impression, provides a call to action or closing thoughts if necessary. Tip: be impactful and precise 10 to 15% of essay। मैंने स्टार्टिंग में बताया ऐसे वाला पार्ट जो होता है आपका 10 to 15% को कवर करता है। तो ऐसे में हमने क्या देखा, तीन चीजें देखी, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, तीनों का इंपॉर्टेंस क्या है, इनके बारे में और हम लोग डिटेल में जानेंगे जब हम लोग एक एक लेक्चर्स में, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि रोड मैप हमारा क्या रहने वाला है। इंट्रोडक्शन के बारे में कितने लेक्चर्स होंगे, बॉडी पे कितने लेक्चर होंगे, कंक्लूजन पे कितने लेक्चर्स होंगे, उनमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, वो सारी चीज़ें हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की थी। तो सिमिलर वे हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे और डिटेल से, टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन कितने होते हैं, बॉडी में डायमेंशंस कैसे जनरेट करते हैं, कंक्लूजन लिखने के तरीके क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब थोड़ा डूज एंड डोंट्स भी देख लेते हैं कि क्या ऐसे राइटिंग करते टाइम हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगर डूज की बात करें तो अंडरस्टैंड द टॉपिक, सबसे पहले जब भी आपको 4 टॉपिक मिलते हैं एग्जाम में तो आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, आप देखो कि इनमें से कौन सा टॉपिक मुझे अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। किसी का अगर फिलोसफी बैकग्राउंड है तो ऑब्वियस सी बात है उसको फिलोसफिकल एसेज में थोड़ी महारत हासिल होगी, कोई अगर साइंस बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो उसको फिलोसफिकल एसेज में थोड़ा इश्यूज होगा, उसको जो जीएस बेस्ड एसेज हैं उनमें ज्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा। तो ऐसे राइटिंग करते टाइम सबसे पहला काम आपका ये है कि आप सारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ोगे, उन पे एक रोड मैप बनाओगे, ठीक है, कि ये वाला ऐसे मुझे ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा, प्लान बिफोर राइटिंग, हाँ, एक शॉर्ट मैप जरूर बनाओ, जो भी आपको लिखना है ना आप शॉर्ट में, देखो आपके पास अगर 1 घंटे का टाइम है, 1.5 घंटे का टाइम है, आप एक ऐसे इस पे अगर आपको 1 घंटे लिखना है तो 10 मिनट आप दो सबसे पहले उसको रोड मैप बनाने में, कि मैं इंट्रोडक्शन में ये लिखूंगा, ये वाला एग्जाम्पल दूंगा, इंट्रोडक्शन में मुझे 2 एग्जाम्पल्स डालने हैं, मुझे बॉडी पार्ट में ये डायमेंशंस को टच करना है, कंक्लूजन में मुझे इस तरीके से एंडिंग करनी है। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है, अगर आप विदाउट प्लानिंग चलोगे तो कुछ भी रैंडमली एब्रप्टली कुछ भी कहीं का कहीं लिख दोगे, एक मतलब एक सिस्टमैटिक पे, वो जो फ्लो की बात कर रहा था वो फ्लो नजर ही नहीं आएगा। स्टार्ट विथ ए हुक। हुक क्या होता है, कुछ इंटरेस्टिंग सा आपने बता दिया। देखो आजकल यूट्यूब वीडियोस, जो अगर आप यूट्यूब चलाते ही होगे, ऑब्वियस सी बात है, तो आपने एक चीज देखी होगी कि वहां पे ना आजकल कोई ऐसे नहीं आकर के कहता है हाय मेरा नाम दिस, वेलकम टू दिस, ये मेरा नमस्ते, इस तरह से नहीं कहता, सबसे पहले वो आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। अगर आप में से कोई ध्रुव राठी जी का फैन है, भाई साहब उनका फैन है, तो वो भाई साहब भी हो गए, उनका भी प्रेजेंट करने का जो आजकल आप कभी देखना उनका वीडियो, वो भाई साहब भी आते हैं तो स्टार्टिंग में अपना कुछ टॉपिक से रिलेटेड बताते हैं, बाद में वो अपना नाम लेता है।
तो आजकल जितने भी आप मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स जो किसी चीज पे केस स्टडी कर रहे हैं, वो पहले केस उस केस के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देन वो बताते हैं कि हाँ, वेलकम टू माय चैनल, ये मेरा नाम है एंड आई एम गोइंग टू दिस दिस दिस। नीतीश राजपूत के भी लेक्चर आप अगर वीडियोस देखोगे तो उनमें भी ये करते हैं। तो हुक क्या होता है कि आपने टॉपिक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग में ही बता दिया, सो दैट जो रीडर है, जो एग्जामिनर है, उसका वहां पे इंटरेस्ट जाग गया टॉपिक से रिलेटेड। तो दिस इज कॉल्ड हुक। तो आपका एग्जाम्पल जो है इंट्रोडक्शन पार्ट में, और ये इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है, तो आपका जो एग्जाम्पल है वो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि पढ़ने वाले को लगे कि नहीं, अब तो मजा आने वाला है इसमें। अब वो पोएम भी हो सकता है, वो डेटा भी हो सकता है, फैक्ट्स भी हो सकता है, आपका कोई कहानी भी हो सकती है, आपकी खुद की कहानी भी हो सकती है। मान लो आपको कोई इंट्रोडक्शन याद ही नहीं आ रहा है, मुझे ना इससे रिलेटेड कोई डेटा आ रहा है, ना फैक्ट याद आ रहा है, ना आपको कोई केस स्टडी याद आ रही है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो आप अपनी कहानी बना सकते हो, इंटरेस्टिंग सी कहानी बना सकते हो, है ना। मान लो विमेन विमेन एम्पावरमेंट पे कोई ऐसे आया, ठीक। अब इस केस में क्या हुआ, आपको कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अब आपने देखा, आपने अपने आसपास, अगर आप गांव में रहते हो तो आपने देखा कि गांव में एक घर में एक लड़का था, एक लड़की थी। अब लड़की को, तो लड़के को पढ़ाने के लिए उसके माँ बाप ने बहुत एफर्ट लगाया, उसको बाहर भेजा, उस पे पैसे एक्सपेंडिच खर्च किए, बट भाई जब लड़की की बारी आई तो उसको बाहर जाने से रोक दिया गया, ठीक है। जल्दी शादी करने के लिए फोर्स किया गया। वो पढ़ना चाहती थी, वो पढ़ने में तेज भी थी, लेकिन उसको पढ़ने नहीं दिया गया। तो इस तरह के आप एग्जाम्पल डाल सकते हो। तो जो ये स्टार्टिंग वाला, स्टार्ट विद ए हुक, मतलब आप कुछ इंटरेस्टिंग चीज के साथ, स्टार्टिंग स्टार्टिंग स्टोरी के साथ आप अपनी ऐसे की कहानी को शुरू कर रहे हो, ठीक है। मेंटेन लॉजिकल फ्लो। फ्लो मेंटेन, मैंने पहले भी बताया, इंट्रोडक्शन और बॉडी के बीच में आपका फ्लो मेंटेन होना चाहिए, बॉडी और कंक्लूजन के बीच में आपका फ्लो मेंटेन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए इंट्रोडक्शन कुछ और बता रहा है, बॉडी कहीं और जा रही है, कंक्लूजन किसी और दिशा में जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका है ना, फ्लो मेंटेन होना चाहिए। एंड विद इन बॉडी पार्ट्स, बॉडी के अंदर भी आपका फ्लो मेंटेन होना चाहिए। बी कॉन्साइज एंड क्लियर, अपने आइडियाज को लेके, अपने थॉट्स को लेके क्लियर रहो। कहीं से कुछ जबरदस्ती कॉपी करने की कोशिश मत करो कि हाँ, मैंने उस टॉपर की कॉपी पढ़ी थी, उसने ये लिखा था तो मुझे भी ये लिखना है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपके आइडियाज होने चाहिए, जो भी आपकी राइटिंग होनी चाहिए, वो आपके वर्ड्स में होने चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। जबरदस्ती किसी की कॉपी से नोट्स को या किसी के पढ़े पढ़ाई चीजों को कॉपी करने की कोशिश मत करना। सपोर्ट आर्ग्यूमेंट्स विथ एविडेंस। जो भी आप लिख रहे हो, हवा में मत लिखो। कभी ट्रेन में ट्रेवलिंग की होगी तो आपने देखा होगा, आपस में लोग लड़ पड़ते हैं। क्यों लड़ पड़ते हैं? क्योंकि हवा में बातें चल रही होती है। कोई कहता है कि वो हमारे पीएम थे, उन्होंने तो रूस को ही उड़ा दिया था, रूस पे हमला कर दिया था, ये कर दिया था। कोई कहते हैं अरे अभी तुम देखते जाओ, आने वाले टाइम में हमारे जो देश के पीएम होंगे वो यूएसए को उड़ा देंगे। मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं ना आपस में। हम्म। मैं गया था, मेरी गाड़ी 10 बार पलट गई, फिर भी मैं बिल्कुल रजनीकांत हूं, मैं अपने स्टेट का, मुझे कुछ नहीं हुआ। जैसे हवा में बातें करते रहते हैं, मतलब जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। तो ये काम आपको ऐसे में नहीं करना है। वहां पे अगर आप कुछ लिख रहे हो तो उसके साथ कुछ डेटा दे दो, कुछ फैक्ट दे दो, कुछ बता दो कि ये चीज जो है किसी मतलब किसी रिनॉट पर्सन ने कही है, ठीक है। अगर आप कुछ लिख भी रहे हो सपोज, तो वो जानी मानी हस्ती द्वारा कही हुई बात है, आप अपने मन से नहीं बोल रहे हो, ऐसा आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। यूज प्रॉपर ग्रामर एंड स्पेलिंग। आपकी जो ग्रामर है वो एटलीस्ट बेसिक ग्रामर आपको आनी चाहिए। ये मैंने पहले ही लेक्चर में भी बताया था कि आपको ऐसा नहीं हो, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए। ऑल्दो इस कोर्स में हम लोग ग्रामर नहीं कवर करोगे, आप बोलोगे तो मैं आगे चल के आपके लिए इंग्लिश ग्रामर पे भी एक कोर्स ले आऊंगा, जहां पे हम कॉमन एरर से लेकर के कि क्या नाउन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। पूरी इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज ले आऊंगा अगर आप लोग चाहते हो। बट यहाँ इस कोर्स में हम लोग ग्रामर और वोकैब पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हाँ, मैं कुछ वर्ड्स बता दूंगा जो दैट आई थिंक यू शुड रिमेंबर, कुछ खास लाइंस जिनका आप यूज कर सकते हो। मोर एवर, हाउ वेयर, है ना, इन एडिशन टू, ये सब वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करने के काम आते हैं दो लाइंस को। तो कनेक्शन बैठाना है ना, फ्लो मेंटेन करनी है, तो उनके लिए कुछ तो वर्ड्स चाहिए होंगे। तो वो वर्ड्स डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू।
बट ग्रामर आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सको, आप सेंटेंस लिख सको, आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, एटलीस्ट ये मिनिमम तो आपको इन तीनों पे तो कमांड होनी चाहिए। कंक्लूड इफेक्टिवली, मैंने अभी बताया है ना, आपको कंक्लूड जो है कंक्लूजन अच्छा करना है, कंक्लूड अच्छे से, कंक्लूजन आपका इफेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कंक्लूजन में आप कुछ भी लिख के आ रहे हो। कंक्लूजन बताता है कि आप अगर प्रॉब्लम जानते हो तो आप सॉल्यूशन भी जानते हो। साइट सोर्सेस, जहां से भी आप डेटा ले रहे हो, आप एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट या अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट इस तरह से मेंशन कर दो। उससे एग्जामिनर के माइंड में एक पॉजिटिव इमेज आएगा कि नहीं, इस इंसान को नॉलेज है चीज़ों की, ये कहीं से कुछ भी उठा के नहीं डाल रहा है। आप अगर ऑथेंटिक, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल जर्नल्स का अगर मेंशन करते हो तो वो और बढ़िया है। हमारे नेशनल भी है, नीति आयोग है, आरबीआई रिपोर्ट है ना। इस तरह के अगर आप सोर्सेज का मेंशन करते हो तो डेट पुट्स अ ग्रेट इमेज ओवर द रीडर। डोंट्स में क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। डोंट्स में रिपीटेशन, भाई बार बार सेम ही चीज को मत लिखते रहना, ठीक है, इस चीज को अवॉइड करो। आपने एक पर्टिकुलर टाइप का, आपने किसी चीज पे कुछ लिखा, मतलब कोई एक, जैसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट को लिखा, अब बार बार आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट को ही दिखा रहे हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट लिख रहे हो तो अगले पैरा में आपको सोशल एस्पेक्ट दिखाना है, उसके अगले पैरा में इकोनॉमिक एस्पेक्ट दिखाना है, उसमें अगले में कल्चरल दिखाना है, जियो पॉलिटिकल दिखाना है, बहुत सारे डायमेंशन है। ऐसा नहीं है सेम ही एस्पेक्ट्स पे आप लिखे जा रहे हो तीन दो दो तीन तीन पेज तक, उस तरह से नहीं होना। एग्जामिनर वहीं काट करके रख देगा आपके पेपर को, एक एवरेज सा मार्क देके आपको बैठा देगा कि बेटा तुम घर बैठ जा, तुमसे ना हो पाएगा। डोंट गो ऑफ टॉपिक, टॉपिक के बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, जो सेंट्रल थीम है, सेंट्रल आइडिया है, वहां पे स्टिक होके रहना है, ठीक है, वहां पे आपको स्टिक होके रहना है, टॉपिक से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अवॉइड इनफॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल जैसे हिंदी में तू तड़ाके से बात करते हैं ना, ऐसा वहां पे इंग्लिश में भी आपको ऐसा नहीं लिखना है कुछ भी कि लेमन लैंग्वेज, बिल्कुल आप जैसे हम लोग जो बोल चाल की लैंग्वेज यूज करते हैं, आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, यू गो आउटसाइड, इस तरह से, मतलब जो आप कह लो कि स्पोकन वाली जो लैंग्वेज होती है, स्पोकन में क्या करते हो आप, बहुत सारी वर्ड्स को स्किप करते हो, है ना, तो इस तरह से आपको वहां पे नहीं लिखना है। जो प्रॉपर ग्रामर के रूल्स होते हैं, जो नियम बनाए गए हैं इंग्लिश को लिखने के लिए, वो वाली लैंग्वेज आपको यूज करनी है। डोंट बी ओवरली वर्डी, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप मतलब वर्ड्स जो हैं, ओवरली वर्डी कहने का सेंस है कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब एक ही वर्ड को बार बार रिपीट ना करो, ऐसा ना हो कि जैसे सपोज कि जैसे रिपीटेशन ऑफ आइडियाज मैंने बताया ना कि सोशल है या पॉलिटिकल है, तो उसी चीज को आप बार बार रिपीट नहीं कर रहे हो। ओवरली वर्डी मतलब हो गया कि बार बार आप, ऐसा नहीं है कि बस भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, वर्ड से भरे जा रहे हो, बट उनका कोई आइडिया नहीं निकल रहा है, ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर आप कॉन्साइज एंड क्लियर लिखना है आपको, ठीक है, सिंपल वर्ड्स का यूज करो बट आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस चीज़ों को, बस वर्ड्स लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, बट आप उनसे कोई आइडिया नहीं है, लम सेंटेंसेस को लिखे जा रहे हो, सेंटेंसेस को खींचे जा रहे हो। जिस सेंटेंस को आप शॉर्ट में लिख सकते थे, देखो ऐसे स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि शॉर्ट में जब आपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हो, डेट इज कॉल्ड एन ऐसे। अब अगर आप फालतू के सेंटेंस को खींचोगे, स्ट्रेच करोगे विदाउट एनी एनी मीनिंग, तो क्या होगा, आपके वर्ड्स तो इंक्रीज करेंगे बट आइडियाज तो इंक्रीज कर नहीं रहे, आइडियाज तो आप दे नहीं रहे हो कोई फ्रूटफुल, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। डोंट स्किप द एडिटिंग पार्ट, ठीक है, जब आप एक बार ऐसे कर लो, या आप स्टार्टिंग देखो, एडिटिंग पार्ट कहने का ये सेंस होता है, ये जनरली जीएस के पेपर में ज़्यादा फ्रूटफुल होता है कि जब आपने एक बार ऐसे लिख लिया हो, क्योंकि 1200 वर्ड का है, तो एक बार रिवाइज जरूर करो, देख लो कि कहीं आपने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी है, कहीं आपने कुछ छोड़ तो नहीं दिया है, क्योंकि इतना लंबा अगर आपको ऐसे लिखना है तो कहीं ना कुछ फॉल्ट रह जाएगी। तो एक बार जब आप पूरा पढ़ लोगे, एक बार लिख लोगे, तो एक बार जरूर रिवाइज कर लो, देख लो कि कुछ वोकैब या कहीं पे कुछ ऐसे मिस तो नहीं हो गया कुछ। और स्टार्टिंग में भी लिखने से पहले आपको पूरा एडिट एक बार प्लान जरूर करना है ना, तो ये वाला पार्ट आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। ओवर जनरलाइजेशन नहीं करना, जनरलाइज नहीं करना है ऐसे को,
जिस सेंट्रल थीम, जिस आइडिया के बारे में पूछा गया है उसी के बारे में आपको स्टिक होकर के आंसर देना है, जनरलाइज नहीं कर देना है। ठीक है। वीक अवॉइड ए वीक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। हमने देखा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का क्या इंपॉर्टेंस है। वर्ड लिमिट को इग्नोर नहीं करना है। 1200 वर्ड है, आप 2000 वर्ड लिख के आ जा रहे हो या 500 वर्ड में खत्म कर दे रहे हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, 10% के रेंज में ही रखो। अगर 1200 वर्ड है, 1000 to 1200 लिखा रहता है वहां पे, है ना। यूपीएससी की बात करें तो 1000 to 1200 लिखा रहता है, लेकिन जनरली अगर कहीं नहीं लिखा हो तो विद इन 10% ही रेंज में रहो। 100, अगर 1200 वर्ड का, 1000 वर्ड का है तो 900 से 1100 के बीच में ही आपको रहना है। और हर किसी को आइडिया होता है, नहीं होता है तो कोई भी इंसान एक लाइन में कितने लिख रहा है वर्ड, उस हिसाब से आप आइडिया ले सकते हो। एक लाइन से आप एक पेज का, हमेशा आपके दिमाग में रहेगा कि एक लाइन में अगर मैं 6 वर्ड लिखता हूँ तो एक पेज में मैं कितने वर्ड लिख सकता हूँ। तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी का यूज नहीं करना है, शशि थरूर आपको नहीं बनना है वहां पे जाके। आपकी वोकैब ऐसी होनी चाहिए कि सामने पढ़ने वाले को भी एक फ्लो नजर आए, फालतू की अननेसेसरी वोकैब नहीं घुसानी है। तो ये था आज का कंक्लूजन, ये था आज लेक्चर 2 इस ऐसे राइटिंग सीरीज का। जिन लोगों ने ये लेक्चर जिन लोगों ने ये सीरीज ज्वाइन नहीं की है, मैं आज फिर से बता दूं कि ये बहुत ही चीप रेट पे 499 रुपीज़ में आज अवेलेबल है। बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अभी न्यू ईयर ऑफर कह लो, क्रिसमस ऑफर कह लो, कई सारी ऑफर्स को मिला के ये लिमिटेड टाइम ऑफर ही है। ठीक है, बहुत सस्ते रेट पे अवेलेबल है, लिमिटेड सीट्स हैं। इस ऐसे राइटिंग सीरीज में हम लोग आपको फ्री में ई बुक भी दे रहे हैं, तो ऐसे के साथ साथ आप ग्रामर की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज है ओवर इंग्लिश ग्रामर। इस सीरीज में क्या क्या मिल रहा है आपको, वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको। प्राइस तो 499 रुपीज़ में सोचो, आपको एंटायर फ्रॉम बेसिक टू द एक्सपर्टीज लेवल आपको ऐसे पे लेक्चर्स मिल रहे हैं। प्लस आपको अफोर्डेबल प्राइसिंग तो है ही। तीसरा, टॉपर्स की कॉपी एनालिसिस करेंगे हम लोग। जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बॉडी पार्ट लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, फिलोसफिकल एसेस देखेंगे, तो सब में टॉपर्स की कॉपी देखेंगे कि उन्होंने क्या लिखा और हम क्या सीख सकते हैं उनसे। क्वालिटी नोट्स आपको, डेटा, थीम्स, केस स्टडीज, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे क्वालिटी नोट्स मिलेंगे, प्लस पर्सनलाइज्ड फीडबैक। अगर आप जनवरी से मार्च के बीच में ये कोर्स ले रहे हो तो आप सिंघा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना। वहाँ पे आप अपने जो भी आप ऐसे लिखते हो उसको डालना। उस ऐसे को हमारी टीम चेक करेगी। जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपके कंक्लू वहाँ पे चीज़ें रह जाती हैं, उस पर हम आपको फीडबैक जरूर देंगे। ठीक है। तो तो जल्दी कीजिए, लिमिटेड सीट्स हैं। आई अगेन टेल यू, एक टाइम के बाद फिर मैं मतलब ऐसा होगा कि कॉस्ट बढ़ जाएगा, फिर आप लोग रिग्रेट करोगे। बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास। तो और दूसरा एक चीज़ और, अगर आप एस सी एल अकेडमी को ज्वाइन, एस सी एल की ऐप डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे ये डेली करंट अफेयर की मैगजीन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे लोग डेली, वीकली, मंथली तीनों बेसिस पे करंट अफेयर्स देते हैं। इसमें डेली करंट अफेयर्स होता है, डेली क्विज होता है, वन लाइनर्स होते हैं, वीकली न्यूज़ कंपाइलेशन होता है, मंथली मैगजीन, मंथली कंपाइलेशंस भी होते हैं। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है। अगर आप डेटा की बात करो कि आपको क्या क्या डेटा मिलेगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आपको चीज़ें मिलने वाली है। देखो, ये सारी थीम, डिफरेंट थीम्स हैं जिसपे ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा। इन थीम्स में हम लोग आगे चल के डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, ये कंटेम्प्रेरी आजकल मोस्टली एसेस में, ऐसे एग्जाम्स में इस तरह के थीम्स आती हैं। साथ साथ जो नए थीम्स आ रहे हैं उन पे आपको कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे, थीम्स देखेंगे, उसका कोड, पोएम, एनेक्डोट्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको हो गया केस स्टडीज देखेंगे। ठीक है, और आपका ऑब्वियस सी बात है डेटा इनफैक्ट्स। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी इस कोर्स में, ओनली एट द कॉस्ट ऑफ 499। मतलब आपको वीडियो लेक्चर सीरीज भी मिल रहा है, प्लस इतना सारा कंटेंट भी मिल रहा है, जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ 499। बट कंडीशन यही है कि सीट्स लिमिटेड है, तो जितनी जल्दी ज्वाइन करें वो आपके लिए अच्छा है। आप हमसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमसे यूट्यूब पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप मुझे एबी सिंह को आप ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है,
टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। जो भी मेजर अपडेट्स होती हैं, जो भी हमारी लाइव क्लासेस होती हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, डिफरेंट इंडियन पॉलिटी की लाइव लेक्चर जैसे अभी चल रही है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी का लेक्चर करना चाहते हैं तो आप इन टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ें। ठीक है, वहाँ वहाँ हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से, कहने को रिवीजन सीरीज है बट लक्ष्मीकांत हर पॉलिटी का हर एस्पेक्ट को, हर यूनिट की हर चीज़ों को हम लोग बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और मन जम लगा, यानी मन लगा करके जम के तैयारी कर रहे हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।